गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रशांत सिंह सर, ग्लोब मिल पैसेज म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आपको मैथ्स 2 पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स 2 में हमारा चैप्टर पहला है भूमिति के मूलभूत संबोध। ये क्या है? चैप्टर पहला जो चैप्टर हमारा है भूमिति के मूलभूत संबोध। क्या होता है कि मैथ्स 2 में हमारी सब आकृति वाली होती है। अभी तक कक्षा 8वीं में आपने सिर्फ मैथ का एक टेक्स्ट बुक पढ़ा था, जहां पर हमें अंक गणित भी पढ़ाए जा रहे थे और त्रिभुज, रेखा, इन सब के भी बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर मैथ्स 2 में जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज, चतुर्भुज और इसके बारे में पढ़ेंगे जो आकृति से रिलेटेड होती है। राइट। तो हमारी जो पहला है, क्योंकि आकृति से जो हम शुरुआत करते हैं तो हमारा एक बिंदु से शुरुआत होता है। राइट। तो यहाँ पे बिंदु, उसके बाद हम आते हैं रेखाखंड जिसको रेख कहा जाता है, उसके बाद रेखा, फिर किरण, फिर रेख है जिसको रेखाखंड बोलते हैं, वो सर्वांग कब होते हैं, उसकी सर्वांग क्षमता क्या है, रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, बराबर। उसके बाद रेखाखंड की तुलना कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसकी लंबाई से हम उसकी तुलना करते हैं। उसके बाद वह रेखाखंड, दो रेखाखंड जब एक दूसरे पर लंब करते हैं तो लंबता का प्रमेय आ जाता है। या किरण या रेखाखंड एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश पे जब कोण बनाते हैं तो उसे लंबता कहते हैं। और किसी बिंदु से उस रेखा की दूरी क्या होती है। तो आज हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 में ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। सबसे पहले हम आते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड है क्या? रेखाखंड, रेखाखंड में क्या होता है कि जब ये दो बिंदु लेते हैं हम लोग, दो हमने बिंदु लिया ए और बी। कौन सा बिंदु लिया? ए और बी। तो हम इन दोनों बिंदुओं को जब मिला देते हैं, ए और बिंदु बी लेंगे, क्या होता है इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें एक रेख मिलेगा। राइट। अब इसे रेखाखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है ना, ये बिंदुओं का समुच्चय है। क्योंकि ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच में छोटे 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 अगर हम लोग ऐसा डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे बिंदुओं का एक पूरा समुच्चय बन जाएगा। तो बिंदु ए और बी के जो संघ समुच्चय है, समुच्चय मतलब पूरा संग्रह समूह, तो बिंदुओं का जो समूह ए से लेके बी तक है, इसे ही हम क्या कहेंगे? रेखाखंड ए बी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? रेखाखंड ए बी। मतलब बिंदु ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं, क्योंकि जो रेखाखंड बना है बिंदुओं से बना है। देखिए अभी मैं डॉट किया, फिर यहाँ पे इसके बाजू में डॉट 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 डॉट, ये जितने डॉट को मैं सब मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पूरा एक रेखाखंड बन जाएगा, जिसे हम रेख भी कहते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये रेखाखंड ए बी है, तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? रेख ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। या हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? रेख ए बी या लेंथ ए बी, मतलब ए से बी के बीच की दूरी। एल का मतलब होता है लेंथ, लंबाई। हिंदी में लंबाई बोलते हैं और इंग्लिश में एल बोलते हैं, लेंथ ए बी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस। आपने इसके पहले प्रश्न संग्रह में पढ़ा था 1.1 में, डी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, बिंदु ए से बी की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए कॉमा बी। राइट। तो मतलब बिंदु ए से बी की जो दूरी है, या इसको लंबाई ए बी कहेंगे, या इसे हम लोग संक्षिप्त में ए बी भी कर सकते हैं। राइट। कि ए बी की लंबाई, सपोज इसकी लंबाई मैंने मान लिया कि 5 सेमी है। राइट। तो इसका मतलब इन सब की लंबाई क्या हो गई? 5 सेमी। या शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेमी, बराबर। तो ये हमारा रेखाखंड है, जिससे हम इसकी लंबाई को कैसे लिखते हैं। रेखाखंड क्या है? ये दो भिन्न बिंदुओं के संग समुच्चय का संग्रह है पूरा। हाँ? ये जो ए से बी तक का बिंदु है, उसके समुच्चय को हम लोग ए बी कहेंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे? एल लेंथ ए बी लिखो, या डिस्टेंस बिंदु ए टू बी लिखो 5 सेमी, या एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखो ए बी बराबर 5 सेमी। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ए बी की लंबाई 5 सेमी है।
बराबर। इसके बाद दूसरा आता है हमारा किरण। किरण में क्या होता है कि ये जो आपके बिंदु है ए और बी, बराबर, मैंने ए लिया और यहाँ पर बी लिया, इसे मैं मिला देता हूं। और यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है, पी है। तो ये क्या हो गया, ए बी पी एक रेखा पर हो गया, राइट। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश पी। इसका मतलब ए बी पी एक रेखा पर है, बराबर। तो यहाँ पर जो बिंदुओं का समुच्चय चला रहा है, मतलब ए से लेके पी तक के जो समुच्चय है, इन्हें ही क्या कहा जाएगा, किरण ए पी कहा जाएगा। इन्हें क्या पढ़ा जाएगा, किरण ए पी। इन्हें हम किरण ए पी पढ़ सकते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिंदु की शुरुआत ए से होती है, तो ये हमारा आरंभ बिंदु हो गया, मतलब शुरुआती आरंभ बिंदु ए हो गया और खत्म कहाँ पर हो रहा है, पी। तो इनके बीच के जो बिंदुओं का समुच्चय उन्हें किरण एपी कहेंगे। हम इसे पी ए किरण नहीं पढ़ सकते। एक बार हम लोग रेखाखंड को दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं बेटा, हम ए भी पढ़ सकते हैं या बी ए भी कोई पढ़ेगा तो भी राइट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किरण को जहां से शुरुआत होती है बिंदु से, वहां से शुरुआत करते हैं और जिस तरफ तीर का निशान होता है वो अंतिम बिंदु होता है। तो इस तरह से हमारा किरण एपी हो गया। क्लियर। तो ये हमारा किरण एपी हो गया और ये रेखाखंड। हम इसे पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे, दोनों हमने बता दिया है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा रेखा। तीसरा पे आ रहे हैं हम लोग, रेखा। रेखा में क्या होता है कि ये दो बिंदुओं के बीच का समुच्चय है, लेकिन इसमें दोनों तरफ किरण होगा। मतलब ये हमारा कैसा हो गया, ए बी है, तो यहाँ पे किरण जो ए बी है, कि ए बी बोलेंगे तो यहाँ से चालू होगा हमारा, और किरण बी ए बोलूंगा तो यहाँ से चालू होगा। तो इनके बीच का जो समुच्चय है इन्हें ही रेखा कहा जाता है। तो हम किरण ए बी यहाँ से यहाँ तक गए, तीर का निशान ए से शुरुआत हुआ, और किरण बी ए कहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ पे किरण बी ए। तो इनके बीच का जो समुच्चय होता है उन्हें क्या कहा जाता है, रेखा ए बी। तो इन्हें हम लोग लिखते हैं कैसे, रेखा ए बी, बराबर। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रेखा ए बी, या आप इसे रेखा बी ए भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, रेखा ए बी या रेखा बी ए, हम दोनों तरफ से इसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा तीन हो गया, रेखाखंड, किरण, रेखा। अब आते हैं हम लोग सर्वांगसम रेखाखंड पर। इस पे आते हैं सर्वांगसम। बच्चों ये गणित की भाषा में सर्वांगसम का मतलब होता है समान, जो बराबर है, उसे सर्वांगसम रेखाखंड कहेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेखाखंड को, मैंने लिया यहाँ पे समझिए 10 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए 10 लिया, और दूसरा भी सेम मैंने वही लिया 10। इसका नाम है ए बी, और इसका भी नाम मैंने दिया पी और क्यू। इसकी लंबाई मैंने माना 10 सेमी, और इसको भी मैंने किया 10 सेमी। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी सर्वांगसम है रेखाखंड पी क्यू। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग इसे इसे लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, या लेंथ ए बी बराबर लेंथ पी क्यू। हम इन दोनों को लेंथ ए बी बराबर लेंथ पी क्यू, या हम लोग लिख सकते हैं रेख ए बी, दो लाइन करेंगे और इसके बाद एक थोड़ा सा तिरछा करेंगे, थोड़ा सा घुमा के, तो ये क्या होगा, हमारा सर्वांगसम का चिन्ह हो गया, और इसे रेख पी क्यू, राइट। सर्वांगसम देखिए मैं आप बता रहा हूँ, दो लाइन आप ऐसे करेंगे और थोड़ा सा एक देखिए ऐसे बुक में टेढ़ा, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। जब दो लाइन करते हैं तो सिर्फ बराबर होती है, दो लाइन मतलब बराबर,
लेकिन 2 लाइन के बाद ऐसे घुमा देंगे तो ये बन जाता है सर्वांग सम। क्या बन जाता है? सर्वांग सम। तो इस तरह से हम लोग ये रेखाखंड, किरण रेखा और सर्वांगसम रेखाखंड के बारे में पढ़े यहाँ पे। बराबर। सर्वांगसम रेखाखंड कब होता है? जब दो रेखाखंड की लंबाई समान होती तो उन्हें सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। अभी आता है नेक्स्ट, रेखाखंड की सर्वांगसमता के गुणधर्म। रेखाखंड की सर्वांगसमता के गुणधर्म, इसमें क्या आता है? पहला परावर्तकता। फर्स्ट क्या आता है? परावर्तकता। परावर्तकता को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्स मतलब जो हम लोग सीधा मिरर में देखते हैं तो हमारा क्या होता है? सेम चेहरा दिखता है ना, तो हमारा रिफ्लेक्स हुआ तो यहाँ परावर्तकता होता है। जैसे रेख ए बी सर्वांगसम है रेख ए बी। कहने का मतलब कि कोई भी रेखाखंड जैसे ए बी है 10 सेमी तो ये अपने आप में सर्वांगसम है। मतलब रेख ए बी सर्वांगसम रेख ए बी। अगर रेख ए बी को हम लोग अपने इसमें दिखाएंगे मिरर में तो उसकी लंबाई भी उतनी ही दिखेगी और वो हो जाएगा परावर्तकता। बराबर। तो रेख ए बी सर्वांगसम रेख ए बी हमारी परावर्तकता है। दूसरा सममिति। सममिति में क्या होता है कि सपोज दो रेखाखंड अलग अलग है, जैसे यही मैंने ले लिया रेख ए बी और रेख पी क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेख ए बी सर्वांगसम है रेख पी क्यू। मतलब ए बी सर्वांगसम है पी क्यू के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेख पी क्यू भी सर्वांगसम है रेख ए बी के। राइट। मतलब कैसे, जो दोस्त होते हैं ना, तो बोले पहला बोलेगा ये मेरा दोस्त है तो दूसरा वाला भी बोलेगा ना ये मेरा दोस्त है। तो ये उसी तरह से है सममिति कि रेख ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर है, या हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू की लंबाई रेख ए बी के बराबर है। तो इस गुणधर्म को हम बोलते हैं सममिति। क्या कहेंगे? सममिति। और तीसरा आता है इसमें संक्रामकता। क्या आता है? संक्रामकता। ये रेखाखंड की सर्वांगसमता के गुणधर्म ये पूछा जाता है प्रश्न, तो ये 3 गुणधर्म लिखना होगा: परावर्तकता, सममिति, संक्रमकता। इसमें क्या होता है कि 3 लोग रहते हैं, मतलब 3 अलग अलग रेखाखंड होगा। तो सपोज हमने किया एक रेख ए बी सर्वांगसम है रेख पी क्यू के। राइट। और एक तीसरा रेखाखंड ले लिया और मैंने समझो एक्स वाई ले लिया, तो रेख पी क्यू सर्वांगसम है रेख एक्स वाई के। एक मतलब यहाँ पे मैंने और बना दिया रेख एक्स वाई। पहला बराबर है दूसरे के और दूसरा बराबर है तीसरे के, तो हम कह सकते हैं कि पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए तीसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेख ए बी सर्वांगसम रेख एक्स वाई। ये देखिए यहाँ पर ए बी सर्वांगसम पी क्यू और दूसरा पी क्यू सर्वांगसम, जो तीसरा मैंने बताया यहाँ पर बनाया नहीं, तीसरा एक्स वाई के सर्वांगसम। एक दूसरा मतलब तीसरा रेखाखंड लिया मैंने एक्स वाई। तो पहला दूसरे रेखाखंड के साथ बराबर है, सर्वांगसम है। दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसी गुणधर्म को बोलते हैं संक्रमकता। तो बच्चों ये समझ में आया, रेखाखंड की सर्वांगसमता के 3 गुणधर्म हैं। बराबर। तो यहाँ पर हमने रेखाखंड, किरण रेखा और सर्वांगसमता, सर्वांगसम रेखाखंड क्या होता है और रेखाखंड की सर्वांगसमता के गुणधर्म। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसे मैं रफ करने वाला हूँ।
नेक्स्ट आता है छठा, रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या आता है? रेखाखंड का मध्य बिंदु। समझिए मैंने एक रेखाखंड खींचा, ए बी, बराबर। अब इसकी लंबाई समझिए पूरा, यहाँ पे 20 है तो मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे बिंदु एम ले लिया। अभी ये कैसा हो गया है? ए एम बी एक रैखिक हो गया, एक रेखा पर है, इसे पढ़ेंगे एक रैखिक है। इसका मतलब ए एम बी एक रेखा पर है, तो इसे हम लोग एक रैखिक पढ़ेंगे कि ए एम बी एक रैखिक है। अब ए एम की लंबाई और एम बी की लंबाई समान है, मतलब ए एम बराबर एम बी हो गया, दोनों की लंबाई समान है। समझो ये 5 सेमी है तो ये भी क्या हो गया? 5 सेमी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम इसे क्या पढ़ सकते हैं कि बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। आगे चल के आप लोग को सिद्ध करना होगा, तो ये जानिए कि जब कोई भी बिंदु किसी भी रेखाखंड का मध्य होता है, मतलब वो दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, राइट। अभी इस पर आधारित हमें सवाल भी है कि समझो ये एम की लंबाई 5 है और एम मध्य बिंदु है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई भी 5 होगी। या ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एम मध्य बिंदु है, तो ए एम की लंबाई क्या होगी? तो उसकी आधी हो जाएगी, मतलब हाफ। तो उसे आधा करेंगे। तो ये दो इस पर आधारित अभी सवाल है। तो ये हमारा ये एम मध्य बिंदु है। और किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु सिर्फ एक और केवल एक होता है। अगर मैं एम है तो एम के बाजू में कोई बिंदु नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका मध्य बिंदु आ गया। नेक्स्ट आता है तुलना करना, रेखाखंडों की तुलना करना। अभी तुलना मतलब क्या होता है? तीन चीज होता है, या तो बराबर होगा जैसे अभी तक हमने पढ़ा, या छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है। तो हम लोग कोई भी एक रेखाखंड लेंगे, समझो ए बी लिया मैंने और दूसरा यहाँ पे पी क्यू लिया, राइट। अब इसकी लंबाई 3 सेमी है और इसकी लंबाई 5 सेमी है, तो आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है इसमें? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी छोटा है पी क्यू से, या हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बड़ा है ए बी से। तो ये तुलना करना हुआ। किसी भी रेखाखंड की जो लंबाई होती है वह दोनों बराबर होगी, तो वहां पे बराबर का चिन्ह होगा, जैसे ये दोनों बराबर है देखिए। या तो छोटा या बड़ा हो सकता है, तो जिस तरफ छोटा होता है वो नुकीला रहेगा और जिस तरफ बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, ऐसा तीर का निशान, राइट। अब देखो इस तरफ ये खुला है, मतलब पी क्यू बड़ा है और ए बी छोटा है, तो दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा रेखाखंडों की लंबता। रेखाखंडों की या किरणों की लंबता। इसमें क्या होता है कि कोई भी रेखाखंड, समझिए दो रेखाखंड है, ये हमारा रेखाखंड है, समझिए ए बी, इसको मैंने लिया पी और इसे क्यू लिया। तो अगर इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, एक रेखाखंड है उसके ऊपर दूसरा रेखाखंड, और दोनों के बीच में अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब लंब है 90, इसको समकोण बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा समकोण, मतलब 90 अंश। या इसे हम लोग लंब भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? लंब। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी लंब है। देखो लंब को ऐसे टी के मतलब उल्टा, टी को उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? लंब। ए बी लंब पी क्यू हो गया, राइट। ए बी लंब पी क्यू, तो इसे लंब पढ़ेंगे यार बच्चों। लंब मतलब कि ए बी और पी क्यू के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये या तो दो रेखाखंड लंब हो सकते हैं, या एक रेखाखंड एक किरण भी हो सकता है। अगर मैंने इसे बढ़ा दिया और इसे किरण भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं इसे? किरण भी, या रेखा भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब
कि अगर इनके बीच में 90 अंश कोण है तो ये रेखाखंड रेखाखंड हो सकते हैं, रेखाखंड किरण हो सकते हैं, या दोनों रेखा हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे ए बी लंब पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये लंबता का प्रमेय हो गया। और लास्ट यहाँ पे आता है 9वां, किसी भी बिंदु से रेखा की दूरी। बिंदु की रेखा से दूरी क्या होती है, बराबर। कोई भी एक बिंदु लेंगे हम लोग, समझिए यहाँ पे मैंने बिंदु लिया और ये रेखा, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये पी है। अब मुझे इससे इसकी दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसके ऊपर लंब लेंगे। क्या लेंगे, इसके ऊपर लंब लेंगे, और ये बन गया क्यू। अब ये जो 90 अंश है, तो जो पी क्यू की लंबाई होगी, जो पी क्यू की लंबाई होगी वही पी से ए बी की दूरी होगी। समझो पी क्यू की लंबाई हो गई 5 सेमी, हम कोई भी मान सकते हैं, तो 5 सेमी माना, तो इसका मतलब बिंदु पी से ए बी की दूरी कितनी हो गई, 5 सेमी। बिंदु, अगर कोई बोलेगा कि बिंदु पी का ए बी से दूरी 5 सेमी है, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू की लंबाई 5 सेमी है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि जो पी क्यू की लंबाई है वह बिंदु पी और ए बी की दूरी दोनों सेम है, समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं, आप देख लो। तो पी क्यू की जो लंबाई होगी वही पी से ए बी की दूरी होगी, या बिंदु पी का ए बी से दूरी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब पी क्यू की लंबाई 5 सेमी है। क्लियर। तो ये जो है अभी ये घटक है छोटे छोटे, जिनका काम हमें आगे चल के मैथ में आने वाला है, कक्षा 9th में, कक्षा 10वीं में। अगर आपको ये सब छोटे छोटे पार्ट समझ में आएंगे तभी आगे के प्रश्न आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। तो ये सारे चीज आपको देखो दिया गया है पूरे पेज नंबर 6 और 7 पे, तो वहां पे आप लोग देख लेंगे, मैंने समझा दिया है, उसे आप लोग रिवाइज करोगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संग्रह 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में है, देख लीजिएगा। नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, सारणी के आधार पर बताइए रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि सर्वांगसम कब होंगे, जब दोनों का मान, दोनों की लंबाई समान होगी। जैसे बिंदु ए बी सी डी और ई, और यहाँ पे इसके निर्देशांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, निर्देशांक। ए का मान -3, बी का मान 5, 2, -7 और 9, राइट। अभी एक्चुअली ये ऐसे बॉक्स में है, तो मैं बॉक्स बना दे रहा हूं आपको, राइट। ये आपका सवाल है, पहला सवाल है, रेख डी ई तथा रेख ए बी, ये बताना है कि सर्वांगसम है कि नहीं। सर्वांगसम मतलब दोनों की लंबाई समान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डी और ई की दूरी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए डी का निर्देशांक कितना दिया है, -7, बराबर। तो डी का निर्देशांक बराबर -7, और ई का निर्देशांक 9। देखिए मैंने यहाँ पे डैश किया, मतलब सेम कॉपी करना है, बराबर। अब ये दोनों के निर्देशांक में कौन बड़ा है, ये ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक, तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। चूंकि 9 बड़ा है -7 से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ई बराबर 9 माइनस जो संख्या बड़ी है जिसका निर्देशांक माइनस छोटे का निर्देशांक। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस में है, तो ये ब्रैकेट जाके आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो गया 16। मतलब हमें डी की लंबाई कितनी मिल गई बच्चों, 16। क्लियर। अब इसी तरह से मैं ज्ञात कर रहा हूं किसका, ए बी की लंबाई, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक देखिए कितना है, -3। बी का निर्देशांक
बी का निर्देशांक कितना है 5। अब देखिए कौन बड़ा है इसमें, चूंकि धनात्मक संख्या 5 है तो ये -3 से बड़ी होगी, तो 5 बड़ा है -3 से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर 5 माइनस -3। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8। तो अब देखिए डी और ए बी दोनों का मान क्या है, अलग है, ये 16 ये 8। तो हम लोग लिखेंगे कि ये सर्वांग नहीं है, राइट। तो लिखेंगे रेख आंसर, रेख डीई तथा रेख ए बी सर्वांग नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है। एकदम सिंपल, एकदम सरल है। इसी तरह से हम लोग दूसरे में आएंगे, रेख बीसी तथा रेख एडी, रेख बीसी तथा रेख एडी। बीसी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बी का निर्देशांक निकालेंगे। तो बी का, तो यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। बी का निर्देशांक 5 है, बी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक 2 है। अभी दोनों धनात्मक संख्या है, लेकिन कौन बड़ा है यहाँ पर, चूंकि 5 बड़ा है 2 से, इसलिए बीसी बराबर 5 माइनस 2, तो उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा उत्तर, 3। अब हम लोग एडी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एडी। तो ए का निर्देशांक -3 और डी का निर्देशांक -7। देखिए आपको सारणी में दिया है, देखिए ए के नीचे उसका निर्देशांक है, डी के नीचे उसका निर्देशांक है, तो एडी का मान क्या हो जाएगा, एडी का मान कौन बड़ा है। जब ऋणात्मक संख्या होती है तो जो छोटी संख्या होगी, देखो 3 7 में आपको मालूम है 7 बड़ी संख्या है, खाली अगर 3 और 7 होता दोनों धनात्मक होते, लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, ऋणात्मक दोनों है, तो इसका मतलब जो छोटी संख्या है वही बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि -3 बड़ा है -7 से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो -3 माइनस -7। थोड़ा साइन का ध्यान में रखिए बच्चों, -3 बड़ी संख्या है, फिर इसके बाद -7, ये बीच में माइनस है, घटाना है, बट माइनस माइनस कोष्टक खोलेंगे तो प्लस, आपको मालूम होगा माइनस माइनस कोष्टक खोलेंगे प्लस। और फिर देखिए प्लस और माइनस है तो इसे घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या मतलब प्लस, तो यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 4। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। क्लियर। तो ये क्या है, ये दोनों सर्वांग है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख बीसी तथा रेख एडी सर्वांगसम नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के मान क्या है, बराबर नहीं है, इससे वो सर्वांगसम नहीं है। ऐसा ही आपको तीसरा करना है, जो बी तथा एडी है, मतलब बी और ई का मान दिया है और डी, ए और डी का मान दिया है, तो इस तरह से दोनों का निकाल के आप याद कर सकते हैं। तो ये होमवर्क रहेगा, ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे कोई भी रेखाखंड का दूरी निकालना है डीई, तो पहले डी का निर्देशांक लिखेंगे -7, ई का 9, जो संख्या बड़ी है उसमें से घटा देंगे छोटी को, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 7 16। ए बी का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक -3, बी का निर्देशांक 5, बड़ी संख्या 5 है तो 5 में से 3 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8। परंतु दोनों का मान बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर ये ए बी का मान 8 है और इसका मान 16 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए रेख डी सर्वांगसम ए बी नहीं है, मतलब ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम मतलब दोनों का मान समान होना चाहिए, दोनों का जो लंबाई है वो समान होनी चाहिए, पर
परंतु यहाँ पर उस लंबाई समान नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है। क्लियर। इसी तरह से बीसी और एडी का भी निकाला। देखिए बी का निर्देशांक 5, सी का निर्देशांक 2। अभी 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5। चूंकि 5 बड़ा है तो 5 में से 2 को घटा देंगे 3। क्लियर। इसी तरह से एडी, ए का निर्देशांक -3, डी का निर्देशांक -7। तो -3 और -7 में मैंने बताया ना कि ऋणात्मक संख्या, तो इसलिए -3 बड़ा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 में से 3 गया 4। तो बीसी और रेक एडी सर्वांग सम नहीं है। क्लियर। और तीसरा आपको मैंने होमवर्क दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? बिंदु एम ए रेख ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई ए बी है, मतलब रेखाखंड ए बी है, इसमें बिंदु एम मध्य बिंदु है। राइट। मध्य बिंदु मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और हमें क्या दिया है? ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब हमें ए बी का मान कितना दिया है? 8 दिया है। मतलब पूरी लंबाई आपकी यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी है। राइट। और हमें ए एम का मान ज्ञात करना है। मतलब ए बी 8 दिया है और ए एम का मान हमें क्वेश्चन मार्क। बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु एम, बिंदु एम रेख ए बी का मध्य बिंदु है। रेख ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा तो एम की जो लंबाई होगी, एम बराबर 1/2 गुणे ए बी हो जाएगी। है, ए बी का आधा हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको समझाया था ना। तो ए बी का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 2 से कट करेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ पर कोई इकाई नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा? ए एम 4 हो जाएगा। राइट। बहुत सिंपल है। ए बी की लंबाई 8 है। ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब दोनों बराबर हो गए। देखो इसके लिए मैंने आकृति बनाया। यहाँ पर आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको समझाने के लिए कि ए बी की लंबाई 8 है, तो एम इसका मध्य है, मतलब बीच में है, तो ये भी क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए एम बराबर 1/2। 1/2 मतलब आधा करना। तो ए बी 8 है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये नीचे हर, ऊपर अंश। अगर ये कैंसल होता है, किसी पहाड़े में जा रहा है, तो उसे आप से विभाजित कर देंगे। जैसे 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा आप पढ़िए, 8 आता है, 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 4। तो एम की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर या 4। यहाँ पे कोई इकाई नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु पी रेख सी डी का मध्य बिंदु है। अभी यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड क्या दिया है? सी डी। और इसमें पी मध्य बिंदु है। पी क्या है? ये डी है, ध्यान रखिएगा। सी डी। और ये पी मध्य बिंदु है, और सीपी की लंबाई 2.5 दिया। देखिए अभी ये उल्टा दिया है, मतलब इसकी लंबाई दिया है और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। राइट। यहाँ पे हमसे पूछा है सी डी की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु सी, चाहिए तो हम थोड़ा जानकारी इसकी लिख लेते हैं कि हमें किसका मान दिया गया? सीपी का मान दिया गया। सीपी इक्वल टू 2.5, और हमसे सीडी का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सीडी का मान तो लिखेंगे बिंदु सी, बिंदु पी रेख सीडी का मध्य बिंदु है। रेख सीडी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 1/2 गुणे सीडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीपी का मान दिया, तो इसके नीचे इसका मान लिखेंगे 1/2 गुणे सीडी
बड़े बटे तो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो 2.5 गुणे 2 बराबर CD। तो इसका 2.5 में 2 मतलब उसका डबल हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2.5 में 2 पच्चे 10, एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, और एक दशमलव लगा देंगे तो 5.0 मतलब 5 हो गया। वैसे भी अगर इतनी छोटी संख्या मतलब 2.5 रुपए समझो, 2.5 मतलब 2.5, उसका दुगना करेंगे 5, तो CD का मान 5 हो गया। तो ये सवाल एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल है। किसी भी रेखाखंड की अगर हमें लंबाई पूछा है और अगर इसका मध्य बिंदु दिया है, तो अगर ये हमें जानकारी दिया है BC का, तो इसका पूरा चाहिए तो इसका डबल कर देंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे CP बराबर 1/2 गुणे CD, मान रखा 2 का गुणा किया 5, तो इस तरह से CD की लंबाई 5 आ जाएगी। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4, AB 5 सेमी है, AB की लंबाई 5 सेमी। दूसरा दिया है BP की लंबाई, BP की लंबाई 2 सेमी। तीसरा दिया है AP, AP की लंबाई 3.4 सेमी, राइट। और हमें बताना है कि रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्रम संबंध जैसे बोलते हैं ना, एक ऑर्डर लगाइए, रैंकिंग लगाइए, आप क्रम संबंध करिए। तो सबसे छोटी है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, उसके बाद 3.4, उसके बाद 2। या हम लोग छोटे से बड़ा लगाएं या बड़े से छोटा लगाएं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा करता हूँ। तो देखिए 2, चूंकि 2 छोटा है किससे, 3.4 से, और 3.4 किससे छोटा है, 5 से। तो देखिए 2 किसके लिए आया है, BP के लिए आया है, तो BP छोटा है किससे, AP से, और AP छोटा है किससे, AB से। इसका कोई भी क्रम आप लगा सकते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो इन्होंने क्रम संबंध निश्चित करने के लिए किया है। तो यहाँ पे बताएंगे रेखाखंडों का खंडों का क्रम संबंध इस तरह से है, BP छोटा है AP से, और AP छोटा है AB से। या तो आप छोटे से बड़ा करिए या बड़े से छोटा करिए, तो मैंने छोटे से इसे बड़ा में क्रम संबंध किया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपको प्रश्न दिया है जिससे आपको मालूम पड़े कि तुलना कैसे करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन है एक, देखिए बच्चों, यहाँ पे आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको, राइट। जैसे यहाँ पे एक संख्या रेखा है, लेकिन इसमें संख्या नहीं है, खाली अल्फाबेट है, TSRPQ इस तरह से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ सबका उत्तर लिखने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया किरण RP के विपरीत किरण का नाम लिखिए। किरण RP, देखिए RP यहाँ से जा रहा है, R से P इस दिशा में, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। यहीं से चालू करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा किरण RS, राइट। किरण RS, किरण RP के विपरीत किरण का नाम लिखिए। तो RS हो जाएगा, RT हो जाएगा, तो कोई भी एक नाम आप लिख दीजिए। तो मैंने लिखा किरण RS। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। दूसरा किरण PQ, देखिए PQ यहाँ पे जा रहा है, और किरण RP, किरण RP, ये दोनों का प्रच्छेदन समुच्चय क्या होगा, मतलब ये PQ यहाँ से जाएगा पूरा, R यहाँ से पूरा जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं यहाँ पे आपको आकृति, ये यहाँ से जा रहा है, राइट, और ये जो है यहाँ से जा रहा है। तो देखिए प्रच्छेदन समुच्चय क्या हो गया, मतलब कॉमन क्या हो गया, पूरा ये आ गया ना PQ। तो यहाँ पे आ जाएगा किरण PQ। ध्यान से समझ में आ रहा है ना बेटा, PQ यहाँ पे, तो P से जाएगा। तो देखिए मैंने चित्र द्वारा बताया आपको समझाने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए RQ, तो देखिए कॉमन क्या है,
पूरा, ये डबल लाइन जा रही है ना, तो इसका मतलब किरण पी क्यू कॉमन हो गया। प्रच्छेदन समुच्चय मतलब दोनों में सेम कौन सा आ रहा है, राइट। तीसरा, किरण पी क्यू और किरण क्यू आर का संघ समुच्चय, किरण पी क्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, किरण पी क्यू ये है, यहाँ से जा रहा है, और किरण क्यू आर यहाँ पे जा रहा है। अब इन दोनों का देखिए, अभी देखो आकृति से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पी क्यू यहाँ पे जा रहा है और क्यू आर यहाँ पर जा रहा है, तो दोनों में सेम क्या आ रहा है, देखो पी क्यू आ रहा है, मतलब रेक पी क्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, रेक पी क्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रेक पी क्यू आ रहा है। और चौथा क्वेश्चन, रेक क्यू आर की किरण कौन सी किरण का उपसमुच्चय है, रेक क्यू आर। देखिए रेक क्यू आर ये है पूरा। अब ये कौन सी किरण बनेगा, तो किरण क्यू आर और किरण आर क्यू, ये दोनों का समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण क्यू आर तथा किरण क्यू से आर लेंगे या आर से क्यू लेंगे, किरण आर क्यू, राइट। पांचवा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, आर से आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। इसे मैं रब करता हूं। बिंदु आर से आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों से, तो आर से देखिए आर क्यू और यहाँ पर आ जाएगा आर एस। तो आर क्यू और किरण आर एस, आर से क्यू लेंगे या आर से टी लेंगे, तो किरण आर क्यू तथा किरण आर टी। आर से शुरुआत बोला है ना, तो बिंदु आर पकड़ो, कोई भी ले सकते हो, आर पी भी ले सकते हो, आर एस भी ले सकते हो, आर क्यू ले लिया तो आर टी ले लिया, मतलब मैंने दूसरा बिंदु लिया तो यहाँ से भी दूसरा बिंदु लिया, लेकिन शुरुआत आर से ही करना है, राइट। एस से आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम बताओ। अभी एस कहाँ पर है, यहाँ पर, तो एस आर एस टी हो गया। एस आर और एस टी, किरण एस आर और किरण आर टी, सॉरी एस एस आर और एस टी, क्योंकि एस से शुरुआत करना है ना। किरण जिस तरफ तीर का निशान होता है वो अंतिम में होता है, ध्यान रखना। तो बिंदु एस से चालू करना है, तो यहाँ से एस टी हो जाएगा, या एस आर ले लो या एस पी ले लो, कोई भी ले लो, बट यहाँ पे एक बिंदु लिया तो यहाँ पर भी एक बिंदु लोगे, क्लियर। और सेवेंथ सेवेंथ हमें दिया है किरण एस पी और किरण एस टी का प्रच्छेदन समुच्चय। एस पी देखिए, एस पी ये हो गया, किरण और एस टी और एस टी ये हो गया। तो इन दोनों का जो प्रच्छेदन समुच्चय क्या होगा, देखिए ये बिंदु से चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, तो कॉमन तो यही हो गया ना, बिंदु एस। तो क्या बन जाएगा, बिंदु एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिंदु एस, क्लियर। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, सातों के मैंने आंसर दे दिया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सरल है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको पूरा किरण बिंदु सबके बारे में बता दिया है, तो इससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि जैसे सवाल पीछे पूछा गया है उसके उत्तर भी वहां से हम लोग दे सकते हैं, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी तुम्हें सेम ऐसे ही करना है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि कौन सा बिंदु समदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, मतलब समान दूरी पर कौन है, संख्या रेखा दिया गया है, ऐसा अल्फाबेट दिया गया है, उससे आपको पहचानना है। जैसे आर से समान दूरी पे कौन है, पी, और दूसरा एस, तो उस तरह से हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। किसी को डाउट है बच्चों? तो बच्चों आज मैंने आपको पार्ट 1 में चैप्टर 1 में जो रेखाखंड, किरण और उसके मध्य बिंदु के बारे में पढ़ाया, और जो प्रश्न संग्रह 1.2 के जो सवाल हल कराए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 भी इसी तरह से है, लेकिन समय नहीं होने की वजह से, तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको उसे प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेके उससे आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। धन्यवाद।